Hello guys, welcome back to my video. This is the day 1 of my journey. अब देख सकते हैं अभी टाइम कितना हो रहा है। अभी लगभग 11:30 बज रहा है। अभी मैं रात के वीडियो बना रहा था क्योंकि अभी मेरे को टाइम मिला है और मैं इस वीडियो में आज जो भी पढ़ा हूँ उसको समराइज़ करूँगा, समझाऊँगा और समझूँगा भी। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया है, यानी कि समझाने के लिए कि मुझे क्या क्या समझ में आया टॉपिक में। क्योंकि पिछले बार मैंने खुद से पढ़ा था और मैंने अच्छा से रिवीजन नहीं किया था, इसी कारण शायद मेरा उतना अच्छा नंबर नहीं आया। तो इस बार मेरा कोशिश रहेगा कि मैं खुद भी समझूं और जैसा कि मैंने सुना है कि अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो उससे आपको अच्छे से समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसलिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो होगा, इससे पहले मैंने कभी भी कोई भी चैप्टर वगैरह नहीं पढ़ाया है और ना समराइज़ किया है। तो अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ, गलती हुआ तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा बिजनेस लॉ का बुक, देख सकते हैं, सेफ फाउंडेशन बिजनेस लॉ। और जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा वो जाके मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने समझाया है कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा जो पहला एग्ज़ाम है, जो इससे पहले मैंने दिया था फाउंडेशन का पहला एग्ज़ाम, उसमें मैं फ़ेल हो चुका हूँ। जी, मैं फ़ेल हो चुका हूँ क्योंकि मैंने सही से प्रिपरेशन नहीं किया था। मैं मानता हूँ ये मेरा ही फ़ॉल्ट है। तो आज मैंने क्या पढ़ा? आज मैंने द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का यूनिट 1 पढ़ा क्योंकि पहले मैंने यूनिट 3 और 2 कंप्लीट कर लिया था। तो मेरा बस यूनिट 1 ही बाकी था, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। ये लगभग मैं बताता हूँ कहाँ तक पढ़ा हूँ। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप हो गया, डेफिनेशन हो गया था और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं पढ़ा था क्योंकि 2 घंटे का वीडियो था और मेरा लगभग 40 मिनट ही कंप्लीट हुआ। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं गुरप्रीत सर से पढ़ता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि पिछले बार इससे पहला बैच में मैंने PW का सब्सक्रिप्शन लिया था, लेकिन मेरा सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया, इसलिए मुझे यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ता है। और यूट्यूब में सर बढ़िया पढ़ाते हैं, मुझे समझ में आता है, तो मैं उन्हीं से पढ़ता हूँ। और ये भी अभी नहीं पढ़ा है, सिर्फ पार्टनरशिप डीड पढ़ा था। जब मैं ये चैप्टर पढ़ा था ना, ये टॉपिक एग्रीमेंट वाला, किधर गया, हाँ एग्रीमेंट वाला, ये जो है देख सकते हैं, ये पढ़ा था ना, तो इसी में सर ने पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था। पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं और शायद पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, देख सकते हैं। तो ये वाला सर बताए थे। आज ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हूँ, लगभग कितना, यही सब एलिमेंट्स तक पढ़ा और तो कुछ पढ़ा नहीं। इतना ही तक मेरा वीडियो ख़त्म हुआ क्योंकि मैंने समझ के पढ़ा था। जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो मैं दोबारा देख रहा था, वही वीडियो, वही टॉपिक। ये लेक्चर मुझे कंप्लीट करने में लगभग 40 मिनट का, जैसे 2 घंटे का पूरा लेक्चर था, ये यूनिट 1 जो था, तो उसका मैंने 40 मिनट ही कंप्लीट किया और वो कंप्लीट करने में मुझे लगभग 3 घंटा या 2.5 घंटा लग गया। पहला पहला होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं इतना 8-9 घंटे स्टडी कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे पढ़ता नहीं हूँ, मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता हूँ और घर पे आके एक्सप्लेन करूँगा। अब ये मेरा डेली रहेगा। कब तक रहेगा? ये मेरा रहेगा पूरा जुलाई महीना तक, यानी कि 31 जुलाई तक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया लगता है मैंने, तो मैं समझाता हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा। यूनिट 1 में मैंने सबसे पहले पढ़ा था कि हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पार्टनरशिप की ज़रूरत मुझे हमें ऐसे पड़ती है कि मान लीजिए कि मुझे आता है ड्राइंग करना और किन्हीं को आता है, जैसे पार्टनरशिप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ स्किल, कुछ टैलेंट मेरे पास होता है, हमारे पास होता है और कुछ दूसरे के पास।
तो कभी कभी क्या होता है कि हमें दूसरा का ज़रूरत पड़ता है, तभी हम अपना काम कर पाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग को बेस्ट टीचर की ज़रूरत पड़ता है, बिना टीचर के हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। और दोनों दोनों जैसे टीचर हैं उनको स्टूडेंट का ज़रूरत पड़ता है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो दोनों का काम बन जाता है। उसी तरह जैसे कि हम लोग मार्केट में भी कुछ सामान लेने जाते हैं, तो वो जो दुकानदार होता है उसके पास सामान रहता है, और हमें जो ज़रूरत पड़ता है वो दुकानदार देता है, और जो दुकानदार को ज़रूरत पड़ता है पैसे का वो हम लोग देते हैं। इस तरह तो पार्टनरशिप भी उसी तरह होता है कि पार्टनरशिप में देखिए एक पजल के जैसा बनाया गया है इस तरह कि पार्टनरशिप बिना क्या उसे बोलते सपोर्ट का नहीं हो सकता, अगर हम अपना लैंग्वेज में बोले तो। और सर यही सब समझाए थे कि हमें पार्टनरशिप वाई पीपल इंटर इनटू पार्टनरशिप, हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहला कारण स्किल और एक्सपर्टीज़ का हो सकता है, कोई दूसरा जो हमें स्किल और टैलेंट का ज़रूरत पड़े वो किसी और के पास हो। जैसे कि अभी पढ़ाई को ही ले लीजिए, अगर हमें पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टीचर का ज़रूरत पड़ता है तो हम सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हैं, पी डब्ल्यू सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या तो कुछ भी जो भी हमें ज़रूरत पड़े और रिसोर्स रहता है। हाँ, कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया था कि कुछ सामान का ज़रूरत पड़ता है तो हम दुकान पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास रिसोर्स रहता है। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनरशिप में इंटर करने के बाद हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो भी शेयर हो जाता है। अगर कुछ गलती होता है पार्टनर से तो वो सबका नाम आएगा, उसमें पूरा फर्म का नाम आएगा। इंक्रीज इन रिस्क टेकिंग एपेटाइट, इसका मतलब सर ने बताया था, रुकिए मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि बाय शेयरिंग बिजनेस रिस्क विद अदर, जैसे कि जब कोई पार्टनर एक या दो से अधिक जब पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पार्टनर का रिस्क लेने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि वो अकेला रिस्क नहीं ले रहा, उसके साथ उसके जितने पार्टनर हैं सबका बराबर रिस्क जा रहा है। इसलिए इसे बोलते हैं कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ जाता है। और ये सर ने पढ़ाया था, इसी को मुझे समझने में लगभग आधा एक घंटा लगा। मतलब समझ गया था, लेकिन इसका सर लगभग 2 या 3 एग्जाम्पल दिए थे। तो पहला तो समझ गया, फिर दूसरा सर यहीं बुक ही से दिए थे, ये जो ICI का है, तो वही समझने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि बहुत दिन बाद न पढ़े हैं। ये देखिए मैं समझा देता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। व्हाट इज़ पार्टनरशिप एंड फर्म, तीनों में अंतर क्या है। सपोज डेट कि ये सर का एग्जांपल है, मेरा नहीं है। सपोज डेट कि ऋषभ, गुरप्रीत और नूरा 3 पार्टनर हैं। तीनों ने मिलके एक फर्म खोला और फर्म का नाम रख दिया GNR, यानी कि तीनों का नाम से GNR एंड कंपनी लिमिटेड, या फिर कंपनी जो भी बोलिए, GNR एंड कंपनी। और इसका नेचर क्या था, समोसे का बिजनेस था ये। तो तीनों पार्टनर ने खोला, इसलिए अगर तीनों को इंडिविजुअली देखा जाए तो ये पार्टनर कहलाएंगे, लेकिन अगर इन्हें कलेक्टिवली देखा जाए तो ये पार्टनरशिप कहलाएगा, क्योंकि ऋषभ और गुरप्रीत का पार्टनरशिप है और गुरप्रीत और नूरा का भी पार्टनरशिप है। तो ये तीनों पार्टनर एक दूसरे के इसलिए ये पार्टनरशिप कहलाएगा। ये दोनों का पार्टनरशिप चल रहा है, और अगर ये जो जिस नाम से इनका कंपनी है अगर उसे पूछा जाए तो ये फर्म नेम कहलाएगा। और फर्म किसे कहेंगे, तो ये तीनों का मिला के जो कलेक्टिवली जो हम बोल सकते हैं वो कहलाएगा फर्म। शायद आपको उतना समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं शायद पहली बार समझा रहा हूँ, इसलिए कुछ अगर गलती हो तो आप बता सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म एंड फर्म नेम। ये डेफिनेशन में से ज़्यादा कुछ नहीं बताए थे, बस यही बताए थे कि पार्टनरशिप का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट।
मतलब पार्टनरशिप का मतलब दो पार्टनर या दो से अधिक जितने पार्टनर हैं उनका भी जो रिलेशन है उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें जिसमें वो एग्री करते हैं शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अगर पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट जो रेशियो लिखा गया उसी रेशियो में, अगर डीड में रेशियो नहीं लिखा गया है तो फिर इक्वल रेशियो में शेयर करना होगा। और ये शेयर कैसे करते हैं, या तो तीनों पार्टनर बिजनेस के रूल में, या फिर तीनों पार्टनर अपना अपना रेशियो में शेयर करेंगे, या फिर कोई एक पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता कि वही सारा प्रॉफिट रख ले, ये लॉ के खिलाफ है। ऐसा करेगा तो ये लीगल नहीं कहलाएगा, ये इलीगल कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। इन केस अगर लॉस शेयर करना हो तो कोई एक पार्टनर अकेला सारा लॉस बियर कर सकता है, लेकिन प्रॉफिट बियर नहीं कर सकता। ये भी पढ़ा था मैंने, मैं आगे बताऊंगा। तो ये तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशन बिटवीन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अदर। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है सभी, जिसमें बिजनेस में अगर सभी रिस्क लेते हैं, सभी अगर प्रॉफिट शेयर करते हैं तीनों पार्टनर, तो कैरिड ऑन बाय ऑल। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अगर कोई एक करता है तो उसे यही कहेंगे, एनी ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक पार्टनर बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अकेला, मतलब अकेला बिजनेस संभाल रहा है। इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा है, अकेला बिजनेस संभाल रहा है। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के 5 एलिमेंट्स सर ने पढ़ाए थे। क्या क्या था? सबसे पहला एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप में आप जैसा कि पढ़े होंगे, क्लास 12th में पढ़े होंगे कि मिनिमम 2 मेंबर आते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर। और ये 50 मेंबर्स सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अलाउड है। और इससे पहले द पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, लेकिन सेक्शन 464 आने के बाद मैक्सिमम पार्टनर की संख्या 50 कर दी गई। और इसका मतलब ये है कि जो 2 या 2 से अधिक जो पर्सन होंगे वो या तो मेजर होना चाहिए या फिर कंपनी का होना चाहिए। ये गलत हो गया, या फिर कंपनी का होना चाहिए, मैंने देखा नहीं, गलती हो गई। या तो मेजर होना चाहिए 18+ या फिर कंपनी का होना चाहिए, लेकिन माइनर होगा तो नहीं चलेगा, 18 अंडर 18 होगा तो नहीं चलेगा, और कोई फर्म का होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता। कंपनी माना जाता है लेकिन फर्म नहीं माना जाता है। इसलिए ये मेजर अलाउड है, कंपनी अलाउड है, लेकिन माइनर और फर्म अलाउड नहीं है। और सर ने बताया था एग्रीमेंट के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्रीमेंट जो पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट होता है वो वॉलेंटरी होता है, यानी कि इसे फोर्सफुली नहीं किया जाता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, अगर जनरल रूल में ये क्या कहा गया है कि पार्टनरशिप में कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होता है, मेंशन किया गया है। सो पार्टनर किसी भी तरह से एग्रीमेंट कर सकता है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ओरल, लेकिन सजेस्ट किया जाता है कि रिटर्न करना चाहिए। ये चारों तरफ का है, लेकिन रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टनर रिटर्न एग्रीमेंट करता है तो आगे कुछ भी विवाद होगा तो पार्टनर सूट कर सकता है, पार्टनर केस कर सकता है और अपना राइट ले सकता है। लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो पार्टनर के पास कोई भी राइट और अधिकार नहीं होगा। एडवाइजेबल है रिटर्न एग्रीमेंट विथ टू केयर, पार्टनर को केयरफुली एग्रीमेंट करना चाहिए रिटर्न एग्रीमेंट, क्योंकि
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि सब पार्टनर पे डिपेंड होता है। अगर आगे जाके पार्टनर धोखा दे दिया या फिर पार्टनर पलट गया तो सारा पार्टनर के रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, फर्म में जितने भी पार्टनर्स होंगे। तो जब पार्टनर रिटेन एग्रीमेंट करता है तो उसे स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है सरकार को, गवर्नमेंट को। स्टैम्प ड्यूटी में कुछ क्या बोल सकते हैं, एक तरह से कुछ कमीशन देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और इफ़ इनमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर पार्टनर किसी भी तरह इनमूवेबल प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए पाया गया, यानी कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो कि लीगल नहीं था, जो कि बिना प्रॉपर एग्रीमेंट के हो रहा था, जैसे कि कोई रियल इस्टेट बोल सकते हैं या फिर कोई क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई छोटा ही बिजनेस ले लीजिए, जैसे कोई दुकान भी ले सकते हैं आप, मॉल भी ले सकते हैं, किसी भी तरह जिसमें कंफर्म नहीं था। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसे रिटेन स्टैम्प और रजिस्टर कर देना चाहिए इससे बचने के लिए। देखिए पार्टनरशिप डीड में जो 12 कंटेन मेंशन है वो मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत जितना मुझे समझ में आया, और गलती हुआ तो आप बता सकते हैं। सबसे पहला है, फोकस नहीं हो रहा, सबसे पहला फर्म का नेम। जब भी कोई हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं या फिर कोई कंपनी बनाते हैं, आपको जनरली नॉलेज होगा, तो उसमें हम सबसे पहले फर्म का नेम लिखते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए सबसे पहले फर्म का नेम चाहिए, नेम मेंशन करना होता है पार्टनरशिप डीड में। ये पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। देखिए मैंने ऊपर लिखा था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप डीड को बोलते हैं। ये लिखा भी हुआ है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो पार्टनरशिप डीड में टोटल 12 कंटेंट्स है, 12 कंटेंट को समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला नेम ऑफ द फर्म को मेंशन किया जाता है, नेम ऑफ ऑल पार्टनर, ये मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे गुरप्रीत, नूरा, ऋषभ। नेचर एंड प्लेस, शायद नहीं दिखा हुआ, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म का नेचर यानी कि किस टाइप का बिजनेस है, समोसा का है, स्नैक का है, ग्रोसरी का है, या फिर उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी का है, किस तरह का बिजनेस है। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो भी प्लेस है उसका एड्रेस मेंशन करना होता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कमेंसमेंट का मतलब होता है बिगिनिंग, यानी कि किस दिन पार्टनरशिप का वो हुआ है, क्या उसके बोलते हैं, डेट ऑफ, किस दिन उद्घाटन हुआ है, किस दिन बनाया गया है फर्म, वो डेट मेंशन करना होता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने साल चलेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, ये भी मेंशन करना होगा, कितना कितना कैपिटल दिया गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा। और एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जब कोई पार्टनर एडमिशन लेगा या फिर रिटायरमेंट करेगा तो उसमें क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन रहेगा, वो भी मेंशन करना पड़ता है। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग एंड लोन्स, ये भी मेंशन करना होता है। और नहीं दिया गया है, अगर लोन्स का नहीं दिया गया है तो जैसे कि अगर रेशियो का नहीं दिया गया रहता है, ठीक, तो रेशियो का इक्वल पार्ट्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन लोन का मुझे याद नहीं आ रहा, लोन का भी कुछ था, क्लास 12 में पढ़ा था। प्रोविज़न फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, अगर फर्म डिसोल्व हो जाता है, यानी कि फर्म अगर वेनिस्ट हो जाता है, फर्म अगर एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसे, डिसोल्व हो जाता है, तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का सेटलमेंट किस तरह होगा। प्रोविज़न फॉर सैलरी कमीशन कितना रहेगा। प्रोविज़न फॉर एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड के केस में क्या किया जाएगा, ये सब कुछ मेंशन करना है। और एक नोट भी सर ने लिखवाया था कि कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप ऐड और डिलीट एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर कभी रिक्वायरमेंट होता है ऊपर का जो भी कंटेंट है
जो भी मैंने लिखा है। अगर किसी को डिलीट करने का या फिर किसी को ऐड करने का, मान लीजिए कि आगे जाके ऋषभ के बाद कोई रोशन का एडमिशन हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना होगा आगे जाके, जो जिसे ऐड किया जाएगा या फिर जिसे हटाया जाएगा, जिसका रिटायरमेंट होगा, सब कुछ। डेथ का इधर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन रिटायरमेंट का किया गया, देख सकते हैं। और एग्रीमेंट तो हो गया, मेंशन है, देखिए कहाँ पे मेंशन था, ये देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। यही मैं समझा रहा था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉलेंटरी होता है, यानी कि कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं कराया जाता है। An agreement from which relation of partnership arises may be expressed, oral or written। पार्टनरशिप का जो भी एग्रीमेंट होता है वो ओरल और रिटन भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइड, एक डन बाय पार्टनर। कोर्स ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस हो सकता है, इसी का लिखा गया ओरल और रिटन, देख सकते हैं, ओरल या फिर रिटन होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट में लिखा गया है, अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में नॉर्मली एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों होना चाहिए। बिजनेस बुला नहीं, बिजनेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अर्निंग, यानी कि बिना प्रॉफिट का कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। मेन बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट, इसलिए इसमें दो चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, और उसका प्रॉफिट होना ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं हो तो फिर बिजनेस खोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। देखिए यहाँ पर आया गया था, फर्स्ट देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस, बिजनेस एग्जिस्ट होना चाहिए। और दूसरा सेकेंडरी, द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ गेन्स, यानी कि प्रॉफिट्स अर्निंग होना चाहिए। नो, और एक और चीज़ कहा गया, देयरफॉर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट देयर ऑफ। अगर पार्टनरशिप में कोई इंटेंशन नहीं है प्रॉफिट शेयर करने का, तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा हुआ बिजनेस खोलने का अगर उसमें प्रॉफिट शेयर ही नहीं किया गया होगा। तो यही तो कारण है। और अगर बिजनेस चालू ना रहा तो एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप का चौथा पॉइंट, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, ये ज़्यादा मज़ेदार है। इसमें पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड रेशियो में मेंशन रहता है, कितना रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाएगा और कितना रेशियो में लॉस वो किया जाएगा, क्या उससे बोलते, बियर किया जाएगा। इफ़ एग्रीमेंट इज साइलेंट, अगर एग्रीमेंट साइलेंट रहता है यानी कि एग्रीमेंट नहीं दिया गया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। बट अन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, ये भी मैंने कहा था कि पार्टनर का अगर लॉस होता है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है उसका कोई रेशियो में शेयर हो। इट इज़ ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस, कोई भी एक पार्टनर सारा अकेला का अकेला लॉस बियर कर सकता है, ये भी मेंशन किया गया है। यहाँ मैंने कुछ लिखा था, एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर है, ठीक, ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बांटा जा रहा है, लेकिन ये डिसाइड करता है कि वो अकेला, कहाँ पे गया, ये डिसाइड करता है कि वो अकेला सारा लॉस बियर करेगा। इन दिस केस जो B और C रहेगा वो पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली कहलाएगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट्स इंजॉय कर रहे हैं, ये लॉस बियर नहीं कर रहे, इसलिए जो B और C रहेंगे
वो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली कहलाएंगे। और एक और बात कहा गया यहाँ पे कि अनलेस एग्रीड अदरवाइज देयर मस्ट बी बोर्न इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि अगर लॉस मेंशन नहीं किया गया है कि कितना कितना लॉस कौन कौन बियर करेगा, कितना पर कितना लॉस पार्टनर बियर करेगा, यानी कि लॉस देगा या फिर लॉस सहेगा, जो भी उसे बोलते हैं, तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर किया जाएगा। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सब पार्टनर लॉस बियर करेंगे, जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है, ये ब्लर कैसे हो जा रहा है, इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसे म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी बिजनेस का हार्ट होता है, यानी कि दिल होता है। क्यों? क्योंकि इसके बिना कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हो सकता। देखिए इसमें मैंने लिखा भी है, म्यूचुअल एजेंसी क्या है, प्रेजेंट पार्टनरशिप। अगर नहीं इसका मतलब मैं समझिए, म्यूचुअल एजेंसी अगर प्रेजेंट रहेगा तो पार्टनरशिप भी प्रेजेंट रहेगा। अगर म्यूचुअल एजेंसी साइलेंट रहेगा तो कोई भी पार्टनरशिप नहीं होगा, नो पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेस का, अगर फर्म का कोई भी पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर अगर कहीं से कुछ ट्रांजैक्शन करता है और बाद में पैसा वगैरह नहीं देता है, तो ऑल पार्टनर्स लायबल होंगे। फर्म के जितने पार्टनर होंगे सबके सब लायबल होंगे। इस सेक्शन 18 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि कोई एक पार्टनर बिजनेस का कोई भी काम करता है। फोकस कैसे हो जा रहा है? देखिए लिखा हुआ है, एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यानी कि कोई एक पार्टनर अगर कोई गलत काम करता है, कोई भी गलत ट्रांजेक्शन करता है, या फिर कोई भी गलत क्या उसे बोलते हैं, बिजनेस करता है, तो उसके लिए फर्म के जितने भी पार्टनर्स होंगे ऑल पार्टनर्स लायबल होंगे। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। फर्म के जितने पार्टनर्स हैं वो सब प्रिंसिपल्स भी हैं और एजेंट भी हैं। कैसे? ही इज़ एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स। अगर एक पार्टनर कहीं कोई गलत ट्रांजैक्शन करता है तो वो एजेंट है, बाकी जितने पार्टनर्स हैं वो प्रिंसिपल कहलाएंगे, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए इसका एग्जांपल भी दिया गया है। देखिए, सपोज डेट कि ABC पार्टनर है, ABC एसोसिएट्स, पार्टनरशिप फर्म का नाम है ABC एसोसिएट। इफ़ ए मेड सर्टेन परचेस फॉर द परचेस, इफ़ ए मेड सर्टेन परचेस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस from Mr. K, then Mr. K can recover the money from ABC as all partners are liable for any act done on behalf of firm। इसका मतलब ये हुआ कि ABC जो 3 पार्टनर हैं, अगर A कोई परचेस करता है और मिस्टर के से परचेस किया और मिस्टर के पास राइट है कि वो ABC, अगर A प्रेजेंट नहीं रहा तो BC से अपना वसूली कर सकता है। का मतलब ये हुआ। और नीचे देखिए कैश लो दिया गया है, इन KD कामत एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा पहला चैप्टर में, अपेक्स कोर्ट है, यानी कि टॉप कोर्ट है, टॉप बॉडी है। देयर शुड बी, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने 2 सुझाव दिया है ये म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। सबसे पहला, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स एलवेज एज द लॉसेस ऑफ बिजनेस एंड
लॉसेस पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन प्रॉफिट का एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये सही है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल or any of them acting for all within the meaning of definition of partnership under section 4। यानी कि कोई एक, या तो कोई एक बंदा पूरा बिजनेस देखे, या फिर तीनों पार्टनर्स इक्वली बिजनेस को संभालें। जैसा कि मान लीजिए कि सपोज डेट कि कोई ऑफिस है, कोई बिजनेस है, ठीक। उस बिजनेस में 3 पार्टनर है, ABC, लेकिन सिर्फ ए ही पूरा बिजनेस का देख रेख कर रहा है। ए ही सिर्फ सब सामान जो भी है बिजनेस का उसे ऑपरेट कर रहा है, सेल कर रहा है, तो भी ये लीगल एग्रीमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है और इसमें तीनों पार्टनर एग्रीड है कि ये बिजनेस संभालेगा, इसलिए ये लीगल कहलाएगा। ओनली 1%, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, द फैक्ट डेट एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल, यानी कि 100% पावर एंड कंट्रोल बाई एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज इज वेस्टेड इन वन पार्टनर और द फर्दर सर्कमस्टेंस डेट ओनली वन पार्टनर कैन ऑपरेट द बैंक अकाउंट्स और बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म आर नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप प्रोवाइडेड द टू एसेंशियल कंडीशन मेंशन सेटिस्फाइड। यानी कि इसका कहना है कि अगर ये दोनों क्या इसे बोलते हैं, ये दोनों पॉइंट अगर सेटिस्फाइड हो रहे हैं और पार्टनर अकेला एक पार्टनर अगर पूरा बिजनेस हैंडल कर रहा है, तो भी ये इलीगल नहीं कहलाएगा, ये भी पार्टनरशिप डेट कहलाएगा, पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों एग्रीमेंट वैलिड है, ये दोनों एग्रीमेंट का पालन हो रहा है, ये दोनों एग्रीमेंट किया गया, इसलिए वैलिड कहलाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड है और म्यूचुअल एजेंसी भी फॉलो किया जा रहा है, इसलिए। तो आज के लिए इतना ही, जितना मुझे समझ में आया मैंने समझा दिया। आई होप आपको भी कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।